हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्रतिबद्ध नौकरशाही का क्या अर्थ है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही है प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। इससे पहले के जो चैप्टर्स 5 अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, इसके मीनिंग आप जानेंगे। संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति में प्रशासकों की भूमिका मंत्रियों और सांसदों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासन तंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन दिनों सरकारें हस्तक्षेप नीति में विश्वास करती थी, उन दिनों राज्य का कार्यक्षेत्र मात्र शांति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। परंतु इन दिनों यानी वर्तमान समय में एट प्रेजेंट औद्योगिक क्रांति, तकनीकी विकास एवं लोक कल्याणकारी समाजवादी विचारधारा अपनाए जाने से राज्य के कार्यक्षेत्र का असाधारण रूप से विस्तार हुआ है। आज नागरिक जीवन का कोई भी पहलू राज्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं है। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक सेवकों के माध्यम से ही अपने बढ़े हुए दायित्वों का निर्वाह करता है। किसी देश का संविधान और नीति निर्माता मंत्रीगण कितने ही अच्छे और योग्य क्यों न हो, परंतु बिना दक्ष सेवी वर्ग के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसके साथ अच्छे परिणाम तभी निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए। वस्तुतः देश में अमन, चैन, व्यवस्था, स्थिरता और द्रुत आर्थिक विकास के लिए योग्य, दक्ष, क्षमताशील, प्रतिबद्ध प्रशासन होना नितांत आवश्यक है। प्रशासन परिवर्तन और प्रगति का माध्यम, एडमिनिस्ट्रेशन एज द एजेंसी फॉर चेंज एंड प्रोग्रेस। भारत जैसे विकासशील देश में प्रशासन की संरचना, उसके प्रकार्य एवं उसकी मान्यताएं सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। भारत का विकास और प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि किस सीमा तक हमारी आर्थिक योजनाएं सफल होती है, संसदीय विधियों का क्रियान्वयन होता है और समता युक्त समाजवादी समाज की रचना होती है। प्रगति के लिए नित्य नए नए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का संकल्प करके हमने अपने प्रशासन तंत्र के कंधों पर महान दायित्व डाल दिए। क्या हमारा प्रचलित प्रशासनिक ढांचा नूतन दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेगा? सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्रांति के इस युग में रूढ़िवादी बरतानवी संकल्पनाओं पर खड़ा शासन तंत्र क्या भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर उसके आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा? प्रशासनिक ढांचा, विवाद और चर्चा का विषय, द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। विगत कुछ वर्षों से हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है। कई विचारणीय प्रश्न प्रशासनिक चिंतकों, नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवियों को झकझोर रहे हैं। इनमें से प्रमुख है हमारी विकास उन्मुख व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासक, जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर तथा विशेषज्ञ परामर्शदाता, स्पेशलिस्ट या टेक्नोक्रेट की भूमिका और स्थान हो, इनकी भूमिका और स्थान क्या हो। ठीक है, विगत कुछ वर्षों से हमारे देश के प्रशासनिक ढांचा विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है। कई विचारणीय प्रश्न प्रशासनिक चिंतकों, नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवियों को झकझोर रहे हैं। इनमें से प्रमुख है हमारी विकास उन्मुख व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासक यानी जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर तथा विशेषज्ञ परामर्शदाता, स्पेशलिस्ट या टेक्नोक्रेट की क्या भूमिका और स्थान हो। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कैसे दूर किया जाए। प्रशासक ग्रामीण भारत की जनता से अपना तादात्म्य किस भांति स्थापित करे
लोक सेवकों की राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति कैसी प्रतिबद्धता या भावात्मक लगाव हो। प्रतिबद्ध नौकरशाही का अभिप्राय, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मीनिंग। प्रतिबद्ध नौकरशाही का दृष्टिकोण नौकरशाही के परंपरागत दृष्टिकोण तटस्थता से जुड़ा हुआ है। भारत में लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है। तटस्थता एवं निष्पक्षता ब्रिटिश लोक सेवा की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अंतर्गत 3 बातें शामिल है। पहला, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त है। दूसरा, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता में चाहे जो दल आए, लोक सेवा की उन्हें निष्ठा प्राप्त रहेगी। तीसरा, लोक सेवाओं के नैतिक साहस का आधार यह मान्यता है कि पद उन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक मान्यताओं या पक्षतापूर्ण कार्यों पर नहीं निर्भर करते, बल्कि योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करते हैं। ब्रिटेन में नौकरशाही की तटस्थता से अभिप्राय है कि राजनीति का कार्य नीतियों का निर्धारण होता है और प्रशासन का कार्य उन नीतियों के कार्यान्वयन का होता है। सरकारें बदलती रहती है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी स्थायी होते हैं और जो भी दल सत्ता में आता है उसके द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। सोवियत राजनेता उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने ब्रिटेन में यह देखा कि मजदूर मंत्रिमंडल के साथ भी वही प्रशासनिक टीम थी जो चर्चिल और उनके साथियों को सलाह देते थे। नौकरशाही की प्रतिबद्धता से 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। प्रथम, नीतियों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता और द्वितीय है राजनीतिक दल एवं राजनेता के प्रति प्रतिबद्धता। सभी प्रशासक यह चाहेंगे कि कार्यकुशलता, दक्षता, परिणाम प्राप्ति या उत्पादन आदि क्षेत्रों में वे संपूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हो। लोक सेवक सरकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के संबंध में अपने निष्पक्ष विचार रखे और जब नीतियों का निर्माण हो जाए तो संपूर्ण निष्ठा के साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाए। यदि प्रतिबद्धता शब्द से यही आशय है तो उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। संविधान के मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होने से प्रशासकों को क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु प्रतिबद्धता के क्षेत्र में वास्तविक विरोध जिस प्रश्न पर है वह यह है कि क्या प्रतिबद्धता पद विशेष से मुड़कर व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकती है, अथवा क्या प्रतिबद्धता के नाम पर प्रशासकों को जानबूझकर किसी विशेष विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए विवश किया जा सकता है। क्या प्रतिबद्धता से अभिप्राय अपने राजनीतिक स्वामी की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार अपने विचारों को ढालते हुए उन्हें केवल वही परामर्श दे जो उन्हें पसंद हो। भारत में नौकरशाही की प्रतिबद्धता, औचित्य, कमिटमेंट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, द नेसेसिटी। भारत में नौकरशाही की प्रतिबद्धता यानी भावनात्मक लगाव। प्रतिबद्धता का अर्थ क्या है? भावात्मक लगाव, ठीक है, कमिटमेंट। भारत में नौकरशाही की प्रतिबद्धता, औचित्य, कमिटमेंट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, द नेसेसिटी। भारत की गणना विकास उन्मुख देशों में की जाती है। स्वाधीनता प्राप्ति के 71 वर्ष बाद भी हमारे देश की बहुसंख्यक जनता गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रही है। बेकारी की समस्या से चिंतित होकर हमारे नौजवान निराश होने लगे हैं। अकाल, सूखे और महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ डाली। देश में खेती और उद्योगों के विकास में सर्वत्र असंतुलन है। खेती में देश की 3/4 जनसंख्या लगी है और इससे राष्ट्रीय आय का आधा भाग प्राप्त होता है तथा इसी से उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है, किंतु इस पर समुचित ध्यान नहीं देने से समूची अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। भारत देश की क्षमताएं असीमित है। विश्व में कोई ऐसा अन्य राष्ट्र नहीं है जिसके पास भारत जितनी
कुशल, प्रशिक्षित, उद्यमी मानव शक्ति हो। फिर भी यदि हम गरीब हैं तो इसका कारण या तो गलत आर्थिक नीतियों का अपनाया जाना है अथवा उनका गलत ढंग से क्रियान्वयन है। संपन्न देशों की श्रेणी में आने योग्य सभी साधन होने के बावजूद यह एक विडंबना है कि संभावनाओं और वास्तविकताओं के बीच यहाँ इतनी लंबी चौड़ी खाई है। यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ हमारे यहाँ कुशल, दक्ष, उद्यमी मानवीय शक्ति का अपरिमित भंडार है, तो दूसरी तरफ भारत विश्व का 15वां सबसे गरीब देश है। जो 14 देश हमसे भी ज़्यादा गरीब है, उनमें से किसी में भी लोकतंत्र नहीं है, यानी अन्य कोई भी लोकतांत्रिक देश भारत जितना गरीब नहीं है। विश्व बैंक की एटलस के आंकड़ों के अनुसार 1960 से 1976 के बीच वास्तविक अर्थ में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.2% की दर से बढ़ी। 1970 से 1976 के बीच यह दर केवल 0.5% थी, जबकि पूरे एशिया के संदर्भ में यह दर 2.7% थी। भारत एशिया का मुख्य प्रभावी हिस्सा है, मगर हम एशिया की दर से भी पीछे हैं। हमारे 5,76,000 गाँवों में से 1,03,000 गाँवों में पेयजल की सुविधा नहीं है। 48% के लगभग जनसंख्या अशिक्षित है। इस देश का नागरिक जब भी विदेश जाता है तो वहाँ उन्नति कर लेता है, पर क्या कारण है कि यहाँ वह पिछड़ा रह जाता है? इन सब के लिए हमारा प्रशासन भी बहुत कुछ उत्तरदायी है। प्रोफेसर डोनहम के शब्दों में, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण होगा। राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर रहती है। हमारी प्रशासनिक सेवाओं में लाल फीताशाही अथवा अनावश्यक औपचारिकता पाई जाती है। बरतानवी ढांचे में प्रशिक्षित अधिकारीगण प्रक्रिया की औपचारिकता में विश्वास करते हुए नियमों और विनियमों का पालन कठोरता के साथ करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कार्य की संपन्नता में विलंब होता है और महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र नहीं लिए जा सकते। नौकरशाही प्रक्रिया की औपचारिकताओं को अपना उद्देश्य बना लेती है। नौकरशाही जो है प्रक्रिया की औपचारिकताओं को अपना उद्देश्य बना लेती है और आम जनता की सेवा की उपेक्षा करती रहती है। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी फाइलों पर नोट लगाकर महीनों इधर से उधर धकेलते रहते हैं और इस प्रकार जरूरी कार्य भी कभी ठीक समय पर नहीं हो पाते। आम प्रशासकों के कार्य करने के तरीके अनमनीय, यांत्रिक, हृदयहीन एवं मात्र औपचारिक से लगते हैं। औपचारिकता का अत्यधिक पालन करते भारतीय प्रशासन तंत्र मशीन की तरह लगता है और इसकी निर्णय लेने की क्षमता छीड़ सी लगती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकारी वर्ग उत्तरदायित्व वहन करना पसंद नहीं करते। हर बात का दायित्व दूसरों पर डालने के आदी हो जाते हैं। वॉल्टर बेजहार्ट ने बड़े मनोरंजक ढंग से एक नवयुवक पदाधिकारी की जीवनचर्या का उल्लेख किया है कि किस तरह वह सरकारी नौकरी में आता है और धीरे धीरे नौकरशाही की मानसिक वृत्ति उस पर हावी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं कोई निर्णय लेना पसंद नहीं करता तथा आई बला को टाल वाली प्रवृत्ति अपना लेता है। वे लिखते हैं, उसकी खाना पूर्ति तो अधिक सही थी, परंतु लेन देन सामान्यतः गलत, लेखा जोखा था प्रशंसनीय, किंतु काम का लेखा अशक्त एवं अदक्ष। लोक सेवकों के बारे में कहा जाता है कि वे कपड़ा तो काटते हैं परंतु उन्हें शरीर का पता नहीं होता। अर्थात परंपरागत नौकरशाही की यह प्रवृत्ति होती है कि वह कार्य की विषय वस्तु अथवा सार सब्सटेंस को कार्य के रूप फॉर्म की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानती। विगत कुछ वर्षों से यह महसूस किया जाने लगा है कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए। प्रशासन को संवेदनशील और जन समस्याओं के प्रति सचेतन बनाया जाए।
जनप्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों में अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित हो। नीति निर्माण प्रक्रिया की जटिलता और नीतियों के क्रियान्वयन में राजनेताओं और प्रशासकों में आपसी सहयोग की भावना विकसित हो। इसी संदर्भ में दिसंबर 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नौकरशाही से प्रतिबद्धता की मांग की। प्रतिबद्ध नौकरशाही के औचित्य को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि चूँकि भारत ने समाजवादी ढांचे का लक्ष्य बनाया है, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे वह समाजवादी नीतियों को लागू करने का प्रभावशाली यंत्र बन सके। भारत की प्रशासनिक पद्धति में क्रांति की आवश्यकता है, जिसके बिना किसी क्षेत्र में कोई भी साहसिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वे समस्त लोग जिन पर प्रशासन और उन्नति की जिम्मेदारी है, जनता की सेवा और उसके कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हो। उन्हें जनता को केवल आंकड़े के रूप में नहीं, मानव मात्र के रूप में देखना चाहिए। योजनाओं के अंतर्गत धन के एक बड़े भाग का प्रयोग नहीं हो पाया और उसका उत्तरदायित्व प्रशासन पर है। हमें राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रतिबद्ध और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति चेतन नौकरशाही की आवश्यकता है। अभिजात्य वर्गीय, एलिटिस्ट और अनुदारवादी आईसीएस नेतृत्व में वर्तमान नौकरशाही समाजवादी रास्ते और लाइन के लिए समुचित आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताओं को मुश्किल से पूरा कर सकती है। एक देश जो सदियों से स्थिर और गतिहीन रहा हो, जहां सदियों से रुकी तरक्की को दशकों में पूरा करना है, तथाकथित तटस्थ प्रशासनिक मशीनरी मदद नहीं करेगी, बाधा बनेगी। जब मैं प्रतिबद्ध शब्द का प्रयोग करती हूँ तो मेरा तात्पर्य होता है कि उनको यानी लोक सेवकों को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों और उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। 9 फरवरी 1970 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में भाषण देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, हाल ही में मेरे इस कथन पर कि सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबद्ध होना चाहिए, संभवतः जानबूझकर इस प्रकार गलत व्याख्या की गई कि मैं चाहती हूँ कि लोक सेवक मुझसे या मेरी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करे। इसके विपरीत मैं राजनीतिक सुविधाजनक या चाटुकार सरकारी कर्मचारी तंत्र नहीं चाहती हूँ। उनका काम निष्पक्ष सलाह देना है, परंतु उन्हें राज्य के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता महसूस करनी चाहिए जिन्हें संसद ने स्वीकृति दी है। उन्हें उन कार्यक्रमों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए जिनका प्रशासनिक भार उनके जिम्मे है। एक अधिकारी जिसका धर्मनिरपेक्षता में सक्रिय विश्वास नहीं है, सांप्रदायिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता। हम सबको देश के विकास के साथ प्रतिबद्ध होना चाहिए और जनता के कल्याण के साथ हमारा व्यक्तिगत लगाव आवश्यक है। यह एक तथ्य है कि प्रशासन का कार्यक्षेत्र और जनता के संबंध में उसकी कार्यप्रणाली का पूरा अर्थ बदल चुका है। भारतीय लोक सेवा ब्रितानी राज्य की लोक सेवाओं से अवश्य अवतरित हुई है, मगर देश की स्वतंत्रता के साथ साथ लोक सेवा की मूलभूत धारणा में भी बदलाव आना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र देश में प्रशासकों को आम जनता की महत्वाकांक्षाओं और प्रगतिशील गतिविधियों के साथ गहरे तौर पर प्रतिबद्ध होना पड़ता है। धीमा, सुस्त और जनता की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों से उदासीन प्रशासन तंत्र स्वयं लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रशासन को सतर्क, चुस्त और संविधान के निर्देशित सिद्धांतों के कार्यान्वयन के प्रति जागरूक रहना है। उसे दल विशेष के प्रति नहीं, वरन राष्ट्रीय लक्ष्यों और बुनियादी उद्देश्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध होना होगा, जिससे वह जन सेवा का प्रभावी यंत्र बन सके। वस्तुतः प्रतिबद्धता नौकरशाही को किसी
निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में परिणत कर देती है, न कि साध्य के रूप में। प्रतिबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था से अनेक लाभ हैं। प्रथम, इस तरह की व्यवस्था में प्रशासक सत्तारूढ़ दल की नीतियों के निर्माण में और उनकी क्रियान्विति में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करेंगे, अर्थात वे असफलताओं से अपने आप को मुक्त नहीं रख सकेंगे। अतः यह व्यवस्था प्रशासनिक उत्तरदायित्व, अक्षमता, अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता की स्थिति भंग करने में सहायक होगी। द्वितीय, राजनीतिक नेतृत्व अपने घोषणा पत्र में निहित नीतियों के क्रियान्वयन में बाधक प्रशासकों को हटाने में भी स्वतंत्र होगा। इससे प्रशासनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के बीच आरोप प्रत्यारोप की भावना का अंत होने से प्रशासन से गतिरोध का अंत होगा। तृतीय, इस व्यवस्था में प्रशासन के वरिष्ठ पदों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के एकाधिकार वाली स्थिति का भी अंत होगा। द्वितीय श्रेणी के वे अधिकारी जो सत्तारूढ़ राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से प्रशासनिक क्षमता से परिपूर्ण हैं, उच्च पदों पर पदारूढ़ हो सकेंगे और राजनीतिक स्थायित्व के लिए अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय श्रेणी के पदों पर जाने के लिए भी कहा जा सकता है। चतुर्थ, भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात करना है, प्रशासन का यह स्वरूप जन भावना के अनुरूप ही होगी। इस प्रशासन के माध्यम से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी नई क्रिया प्रदान की जा सकेगी। वस्तुतः आज लोक सेवाओं का कार्य उसी प्रकार बदल गया है जैसे सरकार के स्वभाव तथा उद्देश्य नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित हो गए हैं। आधुनिक राज्य कल्याणकारी समाज की रचना में संलग्न हैं। अर्धविकसित देशों में इसका लक्ष्य योजनाबद्ध प्रयास है। इस प्रयास की सफलता के लिए नवीन सकारात्मक दृष्टिकोण, नए तरीके से कार्य करने वाले तथा सहृदय प्रवृत्ति से युक्त लोक सेवकों की आवश्यकता है। कार्यक्रमों को समय पर संपन्न करने हेतु ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जिनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के साथ भावनात्मक एकीकरण तथा जन सामान्य के हितों के साथ एक रूपता हो। भावनात्मक रूप से उदासीन या तटस्थ लोक सेवा, भावनात्मक रूप से उदासीन या तटस्थ लोक सेवा के सदस्य सामाजिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। यदि वरिष्ठ लोक सेवकों का समूह हूवर आयोग के शब्दों में राजनीतिक तटस्थता का अनुगमन करता है तो वह नपुंसकों का एक समूह बन जाता है। ये नपुंसक अमेरिकियों की एक विशेष नस्ल है जो दृष्टि से ओझल रहकर संकट से बचे रहते हैं। कोई भी राजनीतिक कार्यपालिका अपने होश हवास में ऐसे किसी व्यक्ति को कोई पद नहीं सौंपेगी। भावनात्मक लगाव से वंचित कर्मचारियों की सरकार ऐसे डॉक्टरों और नर्सों के अस्पताल के समान है जिन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके रोगी मरते हैं या जी रहे हैं और जो केवल यही ध्यान रखते हैं कि उनके पैसे की उचित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है। तटस्थता पर अत्यधिक बल देने से संपूर्ण सरकार तटस्थ बन जाएगी। प्रचलित प्रशासनिक संरचना प्रतिबद्धता क्यों नहीं? द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वाई देयर इज नो कमिटमेंट। भारतीय प्रशासनिक ढांचा ही कुछ ऐसा है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए बिना प्रतिबद्धता नहीं आ सकती। नौकरशाही में प्रतिबद्धता न आने के कतिपय कारण इस प्रकार है। प्रथम, नौकरशाही में उच्च पदों पर ऐसे लोग आते हैं जो अभिजात एवं उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे यह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे शोषित एवं उत्पीड़ित जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। द्वितीय, उच्च प्रशासनिक पदों पर चुने गए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का तरीका ऐसा है कि वे सामान्य जनता के बजाय उच्च वर्ग से जुड़ते हैं
उनमें जनता से घुलने मिलने के बजाय स्नाबरी एवं अलगाव की प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है। तृतीय, उच्च प्रशासनिक पदों पर चुने गए उम्मीदवारों में शहरी लोगों का बाहुल्य है, जो ग्रामीण जनता की समस्याओं से अनभिज्ञ है। समाजशास्त्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंघई, जिन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रशासन का सर्वेक्षण किया है, लिखते हैं, प्रशासकों की सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि एक विशेष प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि ही प्रशासकों के चयन में सहायक होती है। अधिकांश प्रशासक शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी शिक्षा विश्वविद्यालय के स्तर की होती है। उनके पिता आधुनिक व्यवसाय के हैं। इस प्रकार की पृष्ठभूमि के लोगों की एक विशेष प्रकार की सामाजिक रुचियाँ अरुचियाँ होती है। गांवों के विकास कार्यों में उनकी दिलचस्पी नहीं के बराबर होती है। शहरी सुविधा व आधुनिक भौतिक मूल्यों से प्रभावित होने के कारण ग्रामीण कार्य क्षेत्र उन्हें प्रेरणा नहीं देता। चतुर्थ, भारत की वर्तमान शासकीय व्यवस्था औपनिवेशिक काल की शासकीय प्रतिभाओं की निरंतरता की द्योतक है। यह व्यवस्था मूलतः कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विकसित व प्रशिक्षित की गई थी। स्वतंत्र भारत में सरकार प्रजातांत्रिक ढांचे से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संवैधानिक तथा घोषित लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था के आधार पर देश का विकास करना है। इन लक्ष्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था न केवल अनुपयुक्त है, वरन वह सामाजिक परिवर्तन के प्रवाह व गति को धीमी करती है। पंचम, वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि युवा अधिकारियों को जनसेवी बनने के बजाय अमीर बनने की आकांक्षा पैदा करती है। शिक्षा के पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि नौजवानों में सामाजिक आर्थिक न्याय मूल्यों के स्थान पर पूंजीवादी एवं सामंती मूल्यों को स्थापित करते हैं। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों में पढ़ा हुआ छात्र अधिकारी बनने के बाद अपने को एक अलग वर्ग का समझने लगता है और देश की आम जनता से कट जाता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, कुछ खतरे। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, फ्यू डेंजर्स। प्रतिबद्ध नौकरशाही से आशय ऐसी नौकरशाही से है जो सत्तारूढ़ दल या सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में पूर्ण आस्था और समर्पण की भावना से कार्य करे। परंतु इस व्यवस्था में अनेक खतरे भी निहित है। यह व्यवस्था हमारे यहाँ भी लूटपाट की प्रवृत्ति का सूत्रपात कर सकती है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाओं के संरक्षक और कार्यक्षमता के प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों में सदैव भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त रहेगा और उनका बहुत सा समय लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनकी क्रियान्विति करने के स्थान पर अपने राजनीतिक स्वामियों को प्रसन्न रखने और उनके उचित और अनुचित आदेशों के पालन में ही समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा लिखते हैं कि प्रशासन प्रतिबद्धता का भारत में इसलिए भी विरोध है कि इससे सेवाओं का राजनीतिकरण जिस गति से होगा वह राजनीति में अस्थिरता ला सकता है, व्यवस्था को तोड़ सकता है और प्रशासकों का मनोबल गिराकर उन्हें सार्वजनिक लूट और भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख कर सकता है। प्रशासक राजनीति का सामना करते हैं किंतु नहीं चाहते कि प्रतिबद्धता के नाम पर उनकी स्थिति दास्ता की बन जाए। प्रतिबद्धता, भारतीय संदर्भ, कमिटमेंट, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। प्रतिबद्धता का यदि यह अभिप्राय लिया जाए कि सरकारी कर्मचारी सत्तारूढ़ दल के आदर्शों में अपने को रंग ले, तो हम यही कहेंगे कि इस प्रकार का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, अतएव नौकरशाही नई सामाजिक व्यवस्था व नई अर्थव्यवस्था लाने का एक महत्वपूर्ण साधन अवश्य बने। इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम, संविधान के उन आदर्शों के प्रति जो सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, नौकरशाही की पूर्ण प्रतिबद्धता जरूरी है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, संप्रदायवाद जैसी संकीर्ण मनोवृत्तियों से घिरा हुआ कोई प्रशासक
नवीन समाज के निर्माण में सहायक नहीं बन सकता। द्वितीय, जब तक भारतीय गांव नहीं बदलेंगे, भारत में परिवर्तन नहीं आ सकता। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वे सरकारी अफसर जो शहरी वातावरण में पले हैं और जिन्हें गाँवों से सहानुभूति नहीं है, वे गांव के लिए क्या करेंगे। अतः ऐसी रोजगार नीति अपनाई जानी चाहिए कि लोक सेवाओं में अधिक से अधिक ग्राम उन्मुख प्रत्याशी शामिल हो जाए, ताकि जो लोग गांवों में काम करना चाहते हैं उन्हें अधिक अवसर मिले। लोक सेवाओं को सही रूप में सामान्य जनता के योग्य बनाने के लिए जरूरी है कि ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाए जो गांवों में पैदा हुए हो या गांव को अच्छी तरह समझते हो। तृतीय, लोक सेवाओं को आम जनता से अलगाव की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। उन्हें जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की आदत डालनी होगी। चतुर्थ, उच्च प्रशासनिक सेवा में भर्ती की परीक्षा का ढंग तथा परीक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिले जो उच्च या उच्च मध्य वर्ग से संबंधित हो, जिनके पिता ऊंचे अफसर हो तथा जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हो। पंचम, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि के प्रशिक्षण के तरीके बदले जाए। मसूरी, दिल्ली या माउंट आबू पर प्रशिक्षण देने के बजाय उन्हें ऐसे स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाए जहां वे देश की आम जनता की समस्याओं से परिचित हो सके। इनके पाठ्यक्रमों में ऐसी बातें शामिल की जाए जिनसे उनमें राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न हो सके। निष्कर्षतः अच्छा प्रशासन प्रशासकों के स्तर और मानदंड पर निर्भर करता है। बहुत बार देखा गया है कि राजनीतिक सत्ताएं बदल गई फिर भी देश में प्रशासन का मूलभूत ढांचा बिखरने नहीं पाया। आज हमें ऐसे प्रशासक चाहिए जो लोगों की अभिलाषाओं के प्रति उदासीन ना हो। ये अभिलाषाएं चाहे सामाजिक आर्थिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता संबंधी हो, चाहे प्रजातंत्र संबंधी। प्रशासन को राष्ट्रीय लक्ष्यों से प्रतिबद्ध करना समय, देश और काल की आवश्यकता है। क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपने को सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण की सामाजिक दायित्व से प्रतिबद्धता भावना के साथ प्रतिबद्ध कर प्रशासन को जन अभिमुखी बनाने में सार्थक योगदान देंगे? प्रशासकों और प्रशासनिक चिंतकों को इस प्रकार इस दिशा में सोचना चाहिए कि प्रतिबद्धता सामान्यज्ञ या विशेषज्ञ प्रशासक में से किसमें अधिक हो सकती है। सभी प्रशासकों को प्रतिबद्धता की स्थिति में रखने के स्थान पर क्या नीति निर्माण में भाग लेने वाले उच्च प्रशासनिक अधिकारियों पर ही यह प्रतिबद्धता का दृष्टिकोण लागू करना तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक होगा? सामान्यज्ञ जो अपना विषय नहीं जानते, स्वयं राजनीतिज्ञ की तरह अनभिज्ञ लोग हैं और उन्हें प्रतिबद्धता की सीमा में और बांध दिया गया तो क्या वे मंत्रियों के अनुचर मात्र बनकर नहीं रह जाएंगे? इतना निश्चित है कि प्रशासन कल्याणकारी राज्य का एक सशक्त यंत्र उसी समय बन सकता है जबकि देश के कल्याणकारी संविधान और उसकी उपलब्धि के लिए बनने वाली योजनाओं में प्रशासन का निष्ठापूर्ण और सक्रिय सहयोग हो। भारतीय संदर्भ में सहयोग की इस हार्दिकता को ही प्रतिबद्धता कहा जा सकता है।